इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हूं सौरभ। उत्तर प्रदेश के मुसलमान भाइयों का वोट पाने के लिए एक नया टूल किट आया है। आज हम इसी नफरत फैलाने वाली टूल किट का खुलासा करेंगे। यूपी चुनाव से पहले जबरदस्त तनाव क्रिएट करने की कोशिश हुई है और इसमें कुछ बड़े नेता भी शामिल हैं जो पब्लिक देखकर भड़काने वाला बयान देते हैं, और कुछ ऐसे शरारती लोग हैं जो मुस्लिम मोहल्लों में मौलानाओं की वीडियो वायरल करते हैं। यूपी में पिछले 100 घंटों में जबरदस्त वीडियो घुमाए गए। मोबाइल तक ऐसे ऐसे वीडियो मैसेजेस पहुंचाए जा रहे हैं जिनमें योगी, मोदी, मोहन भागवत के बारे में तरह तरह की बातें हैं। हमने इन सारे वीडियोस की पड़ताल की कि इस वीडियो में क्या कहा गया, क्या फैलाया गया, क्या क्या डायलॉग मारे गए और क्या ये सब कुछ चुनाव जीतने के लिए किया जा रहा है। पूरी इन्वेस्टिगेशन यहां देखिए। डीएनओ को तो लिए फिर रहे हैं आप ही। इंसानों को जो मौजूदा जिंदा हैं उनके साथ तुम्हारा अच्छा सलूक नहीं है, उनके साथ तुम्हारा अच्छा बर्ताव नहीं है, तो तुम्हारा डीएनओ एक कैसे हो जाएगा। यूपी के चुनावी घमासान में डीएनए की पॉलिटिकल एंट्री हो चुकी है। उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मोहल्लों में चौक चौराहों पर अभी से हिंदू और मुसलमान के डीएनए को घुमाया जाने लगा है। मॉब लिंचिंग एक बार फिर चुनावी एजेंडा बन चुकी है। पूरी प्लानिंग के साथ भारी भरकम डायलॉग्स मारे जाने लगे हैं। भड़काने वाली पटकथा अभी से फैलाई जा रही है। ये क्लियर मुसलमानों के खिलाफ है मॉब लिंचिंग। जो अब भी हुआ है बेबुनियाद, उसने कोई मतलब ये जानवर काटा हो ना काटा हो या और कोई मामले हो, उसने वो काम किया भी नहीं हो, लेकिन ज़बरदस्ती उसको ये कहकर कि इसने मारो तो लिहाजा उसको मार दिया जाता है। किस खता में मार दिया जाता है, क्यों मारा जाता है। मॉब लिंचिंग जो है वो क्लियर तरीके से मुसलमानों के लिए है, मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई होती है सब, यानी मरते भी वही हैं और फिर मुल्जिम भी वही बनते हैं। कुछ दिन पहले ही आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदू मुस्लिम का डीएनए एक होने की बात कही थी। मॉब लिंचिंग के खिलाफ एक अच्छी पहल की थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद ने इसको एक बिल्कुल नया ट्विस्ट दे दिया। यूपी चुनाव से ठीक पहले इन बयानों की टाइमिंग बहुत कुछ इशारा दे रही है। योगी आदित्यनाथ नई जनसंख्या नीति पर प्रेजेंटेशन देखते हैं और कुछ घंटों के भीतर ही इसके खिलाफ बयानबाजी शुरू हो जाती है। जबरदस्त माहौल बनाया जाता है। कितने बच्चे पैदा होंगे, क्या होगा, ये सब कुछ है। ये कुदरत का निज़ाम है और इंसान को भी अल्लाह ताला ने सबको, सारे इंसानों को पैदा किया है। इतना इलेक्शन करीब आ रहे हैं, अब यूपी के इलेक्शन करीब आ रहे हैं और भी इलेक्शन है, तो जब इलेक्शनों की तैयारी के लिए बीजेपी हमेशा जो पॉलिसी बनाती है उससे सब लोग वाकिफ हैं, तो उन्होंने हमेशा मॉरल नफरत की पॉलिसी पैदा की है। माहौल को पैदा करना चाहते हैं कि जिससे कि वोटों इन्हें वोट ज़्यादा मिल सके, लेकिन इससे वोट ज़्यादा नहीं मिलने के वोटों में घाटा ही होगा इंशाअल्लाह बीजेपी को। समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क के विवादित बयान कुछ और नहीं, यूपी चुनाव में हिंदू मुसलमान के नाम पर पॉलिटिक्स करने की है, और ऐसा बोलकर सपा सांसद अपने बॉस अखिलेश यादव को मुसलमान वोट दिलाना चाहते हैं। जो अखिलेश यादव उभर के आए हैं, समाजवादी जो उभार लिया है, तो आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर आप ये देख रहे हैं कि लोग दूसरी पार्टियों को, लोग पार्टी छोड़कर समाजवादी में शामिल हो रहे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि योगी वर्सेस अखिलेश की इस सियासी जंग में सिर्फ एक शफीकुर रहमान बर्क एक्टिव हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वक्त तो ऐसा लग रहा है मानो धर्म के नाम पर सियासत करने वाली पूरी फौज मैदान में कूद पड़ी है। योगी के खिलाफ क्या क्या नहीं कहा जा रहा है। मिस्टर योगी, हिंदुस्तान तुम्हारे बाप की जागीर नहीं है। इस मुल्क में मुसलमान किराएदार नहीं, हिस्सेदार हैं। और ये मुझे लगता है कि बाहर की ताकतें योगी को पैसा दे रही हैं, बाहर की एजेंसियां, जिसके जरिए ये बयान देकर पूरे मुल्क के अंदर जो है माहौल को खराब कर रहा है। हुकूमत को चाहिए कि पर्चा दर्ज करे, इसको अंदर करे, और ऐसे लोगों को पार्लियामेंट के अंदर बिल्कुल हरगिज नहीं जाना चाहिए जिनका नजरिया देश के अंदर टुकड़े कराना हो, धर्म की राजनीतिक बना के टुकड़े कराना हो।
तो मैं अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि इसकी बातों के ऊपर कोई गौर ना करें, और मैं चैलेंज देता हूं इसको कि अगर तेरे में हिम्मत है तो आ लुधियाना की जामा मस्जिद के बाहर, इंशाअल्लाह हम तेरा डटकर अल्लाह की ताकत से मुकाबला करेंगे। इस वक्त मौलाना ब्रिगेड के कई वीडियोस अचानक तेजी से फैलने लगे हैं। हर वीडियो में यूपी का जिक्र है, योगी और मोदी के खिलाफ बातें हैं, आरएसएस विरोधी पटकथा है, हिंदू मुस्लिम के डीएनए के खिलाफ बहुत कुछ कहा जा रहा है, मुसलमानों को बरगलाया जा रहा है, डीएनए की बात करते करते एनआरसी को भी घसीटा जा रहा है। उदाहरण के तौर पर मौलाना अबू तालिब रहमानी की बातें सुन लीजिए। आरएसएस की विचारधारा कोई छुपी हुई विचारधारा नहीं है, लेकिन मोहन भागवत साहब ने जिस मीठे लबो लहजे में बयान दिया है, लेकिन मुसलमानों को कहना चाहूंगा कि बयान बहुत मीठा है, बहुत ज्यादा उतावले ना हो जाए वरना शुगर हो जाने का खतरा है। बहुत सारे लोग इसे यूपी के चुनाव के मद्देनजर देख रहे हैं। इंडियन डीएनए भी मान लेते हैं, तो क्या इसके बाद इस देश भारत के माननीय गृह मंत्री ऑनरेबल होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब ये ऐलान करेंगे कि एनआरसी का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म किया जाता है, वी आर इक्वल, हम सब एक हैं? बिल्कुल, बहुत अहम सवाल खड़ा, हम सब एक है जी। क्या इसके बाद इस एनआरसी के लिए और अपने बच्चों के भविष्य के लिए और इस देश में अपने आप को इस देश का नागरिक बनाने और साबित करने के लिए कि हमारी मां बहनों को दोबारा सड़कों पे तो नहीं बैठना पड़ेगा? अब आपको सैयद खलील उर रहमान सज्जाद नोमानी का एक वीडियो दिखाते हैं। इसमें ये मौलाना धर्म और जाति दोनों का गणित भिड़ाते हैं। एक सांस में शरद पवार, ममता बनर्जी सबके नाम गिना देते हैं और लगे हाथों अखिलेश यादव को 2017 के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं। ओबीसी लीडर वो चाहे नीतीश हो, चाहे वो लालू हो, चाहे वो हमारे शरद पवार जी हों, इन सब को अब ओबीसी को इकट्ठा करके उनको एक ऑल्टरनेट इस देश को देना पड़ेगा। ममता बनर्जी को भी बहुत बड़ा रोल इसमें दें और वो आगे चलकर इन कम्युनल फैसिस्ट और ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर के लिए काम करने वाले इन ताकतों को कमजोर करने के लिए ओबीसी को, एससी एसटी को, माइनॉरिटीज को वो इकट्ठा करें, ऑर्गेनाइज करें। तो ओबीसी को तो इस वक्त यूपी में खास तौर पर जब अखिलेश यादव खुद ओबीसी के हैं तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो उनकी है कि काश हमारा अखिलेश जिससे हमको उम्मीदें हैं वो इस बात को भूले मत कि जब ऑफिस छोड़ा गया तो फिर ऑफिस में यज्ञ कराया गया और पूरा ऑफिस धोया गया, धुएं से पवित्र किया गया, गौमूत्र गोबर से। तो ये लोग हैं वो, तो इनके मामले में कोई सॉफ्ट एटीट्यूड अपनाना ये तो खुद अपने साथ और अपनी कम्युनिटी के साथ बेवफाई है। सलमान खान के तो ट्विटर ले लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, इस वक्त आपको हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किसी ना किसी मौलाना का वीडियो मिल जाएगा। कुछ वीडियो पुराने हैं, कुछ बिल्कुल नए हैं, मगर इन सब में एक चीज कॉमन है और वो है यूपी और यूपी चुनाव से जुड़ा कंटेंट। मसलन किसी वीडियो में लोनी की घटना का जिक्र करके फेक नैरेटिव फैलाने की कोशिश हो रही है। किसी वीडियो में धर्म परिवर्तन मामले में योगी के एक्शन के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। कहीं ममता बनर्जी का एग्जाम्पल देकर यूपी के मुसलमानों को बंगाल की राह पर चलने को कहा जा रहा है, तो कहीं योगी के खिलाफ नफरत फैलाने वाले वीडियोस को खुल्लम खुल्ला फैलाया जा रहा है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सब कुछ बिल्कुल नए तरीके से परोसा जाता है। सैंपल नंबर 1 देखिए, लोनी की फेक न्यूज पर कैसे एजेंडा चलाया गया। देखिए अभी कोरोना के जमाने में जब इतनी वबा फैली, इतनी बीमारी फैली, भयंकर बीमारी, हमने देखा कि बाप की डेड बॉडी पड़ी हुई है, बेटा उसे कांधा देने को तैयार नहीं है। मुसलमान लड़कों ने उसे अपने कांधे पे उठाया और उसका क्रियाक्रम और उसकी अंतिम संस्कार के लिए उन्हें मशान घाट तक या जहां तक पहुंचाना था वहां पहुंचाया। लेकिन उसका जवाब हमें क्या मिला? उसका जवाब मिला कि एक बुजुर्ग की दाढ़ी काटी गई, उसे मारा गया और उसे एक्सपोज करने वालों को जेल के अंदर डाल दिया गया। हमको भी कुर्सी। एक सैंपल मौलाना अब्दुल्ला सलीम चतुर्वेदी का भी है। बंगाल चुनाव के दौरान ओवैसी का खुलकर समर्थन किया था। उस वक्त इनकी सियासी दाल नहीं गली, उसकी टीस अभी भी कायम है। वो कहे ना, कुर्सी का भोग बड़ा खतरनाक होता। हमको भी कुर्सी मिलते मिलते रुक गई।
हमको भी मिल ही रही थी कुर्सी, लेकिन ये सत्ता राजनीति बड़ी अजीब चीज होती। इसमें अगर बाप भी आपको कहे ना, बाप कि तुम मेरे बेटे हो, तुमको कुर्सी पर बैठाएंगे सत्ता और राजनीति वाले फील्ड पे, तो विश्वास नहीं किया जाता। इसमें दुश्मन फौरन दोस्त बनता और दोस्त फौरन दुश्मन बन जाता। इसी को राजनीति बोलते। जो जितना बड़ा बेईमान है वो उतना बड़ा राजनेता है। ईमानदारी भूल जाए। लोग बोलते हैं कि मौलाना को आना चाहिए राजनीति में, मौलानाओं को आना चाहिए, टोपी दाढ़ी वालों को आना चाहिए। अरे बताओ तो सही, आने कौन देता है? कोई आने नहीं देता। अगर मौलाना आता है, टोपी दाढ़ी वाला आता है, पैर पकड़ लेते, कहते हैं कि मस्जिद चलो, तुम्हारी तो जिम्मेदारी नमाज पढ़ाने की। दूसरे दर्जे के शहीद। मगर इस वक्त अब्दुल्ला सलीम के जो वीडियो यूपी के मुस्लिम मोहल्लों में हर मोबाइल पर पहुंच रहे हैं, उसमें उनके सियासी नुकसान का जिक्र नहीं है, उसमें हिंदू राष्ट्र का जिक्र है, 3 तलाक की बात है, सीएए और एनआरसी वाला हिडन एजेंडा है। डायलॉग सुनकर आप भी समझ जाएंगे कि यूपी चुनाव से पहले हिंदू मुस्लिम वाली इस स्क्रिप्ट का राइटर कौन है। आपके खिलाफ बिल लाया जाएगा कि इस देश के अंदर में जो माइनॉरिटी मुसलमान है वो दूसरे दर्जे के शहरी। जब आप दूसरे दर्जे के शहरी होंगे तो आपका वोट डालने का अधिकार खत्म होगा। जब आपका वोट डालने का अधिकार खत्म हो जाएगा तो आप गोया के इस देश के अंदर रिफ्यूजी होंगे। जब आप रिफ्यूजी इस देश के अंदर होंगे तो इसका मतलब आप या तो बांग्लादेश से आए हैं, या तो आप म्यांमार से आए हैं, या तो आप भूटान से आए, नेपाल से आए। जब आप कहीं से आए हैं तो आपको शरणार्थी होंगे, आपको डिटेंशन सेंटर में डाला जाएगा। जब आप डिटेंशन सेंटर में होंगे तो 3 साल के बाद आप प्रूफ नहीं कर पाएंगे, आपको उठाकर इस देश से बाहर फेंक दिया जाएगा। यह प्लानिंग है, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश है। मेरी इन बातों को लिख कर रखना, आप सेव करके रखना। 3 तलाक का बिल आया, उसके अंदर आपका अंदाजा लगाया गया। CAA सिटीजन अमेंडमेंट और एनआरसी का मुद्दा आया, उसमें आपका अंदाजा लगाया गया कि आप क्या कर सकते हैं, आप कानूनी लड़ाई कहां तक लड़ सकते हैं। कोई आपका मुहाफिज नहीं है, कोई आपका मुहाफिज नहीं है। किसी भी सियासी पार्टी से आप उम्मीद मत रखो। जिन सियासी पार्टियों को हमने सर का ताज बनाया था, जब हमारे खिलाफ इस देश से भगाने के कानून बना रहे थे, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, पूछो इन लीडरों से, इन गद्दारों से कि क्यों खामोश बैठे हुए थे तुम राज्यसभा में। लोकसभा के अंदर में बातिल ताकत की अक्सरियत है, लेकिन राज्यसभा में तो तुम सेक्युलर की ताकत थी, तुमने क्यों नहीं विरोध किया? पूछो बिहार के उन राजनेताओं से, पूछो दिल्ली के उन राजनेताओं से जिनके खिलाफ ये बिल बना, उनके वोट लेकर तुम कुर्सी पर बैठे थे, तुम्हारे विधायक लोग, राज्यसभा के मेंबर लोग क्यों खामोश बैठे थे? हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मजहब के अंदर कोई बंगाल चुनाव में जो एक्सपेरिमेंट किए गए, यूपी चुनाव से पहले ये सारे वीडियोस उसी के ट्रेलर्स हैं। वीडियो आज का हो, कल का हो या 1 हफ्ते पुराना हो, सवाल जवाब सेम टू सेम होते हैं। बंगाल का जिक्र होता है और मुसलमानों को इसी तरह बहकाया जाता है। इस बार हम सवाल कि यूपी का इलेक्शन करीब है और हम यहाँ देख रहे हैं कि इस वक्त आम आदमी पार्टी भी जोर लगा रही है, MIM भी 100 सीटों पर लड़ने का फैसला कर रखी है। यहाँ हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी भी अलग लड़ रही है, कांग्रेस भी है। तो ऐसे में मुसलमान क्या करें? अपने वोट का इस्तेमाल कैसे करें? मुसलमान वही करे जो बंगाल में लोगों ने किया है। बंगाल में कब चुनौती नहीं थी जी, बंगाल में चुनौती कम नहीं थी, मगर देखिए चुनाव को चुनौती समझिए, ठीक है ना। अब अगर मुसलमान ईद की सवई की तरह बढ़ जाएंगे और हाजियों की खजूर की तरह तबरुक बनकर 2-2 कतरे जमजम बन जाएंगे तो रहे जैसे रहते हैं। अकल के होश ले। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए मुसलमान क्या कर सकता है, वहां के मुसलमानों को करना चाहिए। हाँ, यूपी के मुसलमान बहुत अक्लमंद है माशाल्लाह। मुझे नहीं लगता है कि बाहर से बहुत ज्यादा बोलने की जरूरत है या बाहर से लोगों को वहां जाने की जरूरत है, लेकिन यूपी के मुसलमान अच्छा फैसला करेंगे।
यूपी के चुनावी मौसम में धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा मुद्दा बन रहा है। योगी के तेवर सख्त हैं, पुलिस तेजी से अपना काम कर रही है, मगर जानते हैं धर्म परिवर्तन मामले पर यूपी में मुसलमानों के मोबाइल फोन पर अब्दुल्ला सलीम का कौन सा वीडियो पहुंच रहा है? अगर नहीं तो ये वीडियो गौर से देखिए। पूछो ना जाके मध्य प्रदेश के लाल बुजक्कर साहब से, उत्तर प्रदेश के, कि अगर कोई मुस्लिम लड़का गैर मुस्लिम लड़की से शादी कर ले तो उनके ऊपर FIR क्यों नहीं करते? सैयद शाहनवाज हुसैन के ऊपर FIR करो ना। उनकी बीवी कौन? आमिर खान की बीवी कौन? सलमान खान की भी, ये शाहरुख खान की बीवी कौन? सलमान खान की तो शादी नहीं हुई है। शाहिद कपूर की बीवी कौन? जुबैर खान की बीवी कौन? अमजद खान की बीवी कौन? फिरोज खान की बीवी कौन? पूछो संजय दत्त की बीवी कौन? जाकर पूछो। अगर वाकईतन है दम बाजुओं में कानून सबके ऊपर अप्लाई करने की, इम्प्लीमेंट करने की, जाओ इनके हाथ में हथकड़ी लगाने के लिए। अभी तुम्हारा ये जितना भी गेरवे रंग का सर से लेकर पैर तक कपड़ा है, ये तुमको करके भेज देंगे। क्यों? सेलिब्रिटी है। आपका कानून किन पर? गरीबों पर। अब तो सोशल मीडिया की वायरल दुनिया में मौलाना जर्जिस अंसारी के वीडियो भी धीरे धीरे आने लगे हैं। वीडियो में यूपी चुनाव का जिक्र भले ही ना हो, लेकिन राम मंदिर के नाम पर बड़ी चालाकी से सियासी बातें फैलाई जाने लगी हैं। ऐसा लगता है कि मानो सब कुछ पहले से फिक्स्ड है। जो सुलह और समझौतों से हल ना हो तो आप देख लीजिए, एक केस बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का सुलझाने में कितना टाइम लगा, कितने लोग मर गए, कितनी पुश्तें बदल गई, कितनी नस्लें चली गई। 1949 तक तो उसमें नमाज पढ़ी जाती थी। 1949 के बाद उसमें नमाज पढ़ना बंद हुई, ताला लगा, और 2020 में उसका फैसला आया। और वो भी फैसला किस तरीके से आया और कैसे आया, और पूरा उस नाटक में हम नहीं जाना चाहते। सब आपके हैंड में है, आपके हाथ में है, आप ही की लाठी है, आप ही की भैंस है। जब दूल्हा ही बिगड़ा हुआ हो तो बारात का क्या हाल होगा? एक लाइन में कहें तो पिछले एक हफ्ते के भीतर जितने भी वीडियोस वायरल हुए हैं, उन्हें देखकर ऐसा ही लगता है कि वीडियो चाहे लुधियाना का हो या लखनऊ का, सबको नए तरीके से परोसा गया है और निशाने पर सिर्फ और सिर्फ योगी ही हैं। हमें दुनिया की कोई ताकत यहाँ इस्लाम की तबलीग करने से रोक नहीं सकती, और ना ही कोई आदमी हमारे मजहब में दखल दे सकता है, और ना ही हमारी मस्जिद के अंदर कोई दखल दे सकता है। किसी को इख्तियार नहीं है, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि हमारे मजहब के अंदर कोई दखल अंदाजी करे। ये योगी जो है, ये हिंदुस्तान में माना चाहता है हिंदू को मुसलमानों के अंदर। तो मैं सरकार से कहूंगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ पर्चा दर्ज करो, इनको अंदर करो, इनकी जुबान को बंद करो, ये अपनी जुबान को लगाम दे, क्योंकि जिस तरह ये बकवास करता है ऐसा बोलना हमें भी आता है, लेकिन हम अपनी जुबान को गंदा नहीं करेंगे जिस तरह ये अपनी जुबान को गंदे अल्फाज कहकर अदा करता है। मैं वार्निंग देता हूं कि जो फिरका परस्त लोग मुसलमानों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम दबाकर यहां कोई मसला हल कर लेंगे, तो कोई मसला दबा के हल नहीं हो सकता। बहरहाल यूपी के रुझान आने लगे हैं। ब्लॉक प्रमुख की 825 सीटों में से 349 सीटों पर फैसला हो गया है। कल सिर्फ 476 सीटों पर वोटिंग होगी। यूपी की करीब करीब आधी सीटों पर बीजेपी को कोई चैलेंजर ही नहीं मिला। क्या 2022 में यही रुझान कंटिन्यू रहने वाला है? बीजेपी का टारगेट 300 प्लस सीटों का है। क्या यह इतना आसान होगा? यूपी की सियासत को गौर से देखें तो लगता है कि फाइट टाइट होगी। आगे लड़ाई की डेट भी आ गई है। 11 जुलाई रविवार को जब पूरे उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन होगा, तब अखिलेश यादव धरना प्रदर्शन के लिए निकलेंगे। उत्तर प्रदेश में आगे क्या क्या होने वाला है, इस रिपोर्ट से आपको पता चलेगा। मारधाड़, लाठी डंडे, बम और गोली के बाद यूपी में अब वोटिंग का टाइम आया है। ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में कल वोट पड़ेंगे और कल ही रिजल्ट आ जाएगा। चुनाव छोटा है लेकिन टेंशन बहुत ज्यादा है। वोटिंग से पहले यूपी में एक्शन भी बड़ा हुआ। लखीमपुर में सपा कैंडिडेट की महिला प्रस्तावक से बदसलूकी हुई तो योगी आदित्यनाथ ने कार्रवाई करने में देर नहीं की। सीओ समेत 6 पुलिस अफसर सस्पेंड।
गुरुवार को सपा कैंडिडेट का पर्चा दाखिल कराने जा रही इस महिला नेता के साथ बदसलूकी हुई। बीच रास्ते में महिला की साड़ी खींचने की कोशिश की गई। पूरी वारदात कैमरे पर है। महिला की साड़ी खींचने का वीडियो वायरल हुआ तो समाजवादी पार्टी का पारा हाई हो गया। अखिलेश यादव ने क्या नया पॉलिटिकल प्लान बनाया है, डिटेल हम आगे बताएंगे। अखिलेश की बात भी सुनाएंगे। उससे पहले योगी के एक्शन का डिटेल देख लीजिए। सीओ मोहम्मदी अभयमल सस्पेंड। एसएचओ पसगावा आदर्श कुमार सिंह सस्पेंड। इंस्पेक्टर पसगावा हनुमान प्रसाद यादव सस्पेंड। चौकी इंचार्ज बरवर दारोगा महेश प्रताप सस्पेंड। चौकी इंचार्ज जेबीगंज दारोगा दुर्गेश गंगवार सस्पेंड। चौकी इंचार्ज उचौलिया दारोगा उग्रसेन सिंह सस्पेंड। सीएम का ऑर्डर है, जिसने भी लापरवाही की उसे छोड़ेंगे नहीं। इस केस में बीजेपी के एक कार्यकर्ता यश वर्मा की भी गिरफ्तारी हुई है। कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ भी अलग अलग धाराओं में एफआईआर लिखी गई है। योगी सरकार इसे क्राइम केस की तरह डील कर रही है, मगर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने इसे पॉलिटिकल टर्न दे दिया है। अखिलेश यादव ने आज सीधे सीधे बीजेपी पर अटैक किया, बीजेपी को गुंडा पार्टी बताया और अफसरों को भी अंजाम की चेतावनी दे डाली। जनता का बहुमत का मजाक उड़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए लोकतंत्र में भारतीय जनता पार्टी ने अपने गुंडों को खुली छूट दी है। एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी हों, उन्होंने किसको खुली छूट दी थी? कहीं यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से गुंडों को छूट दी थी, जो चाहो सो करो। इसी वजह से हमारी बहन को अपमानित होना पड़ा, उसकी साड़ी तक खींची। याद रखना, जिन अधिकारियों ने इस तरह का काम किया, उन अधिकारियों का भी हिसाब किताब किया जाएगा समय आने पर। सपा वाले अखिलेश यादव जैसे कह रहे हैं, उस तरह हिसाब किताब बराबर करने की गुंजाइश लोकतंत्र में नहीं होती। लेकिन सपा का अपना स्टाइल है और योगी का अपना। योगी ने एक्शन लिया तो अखिलेश यादव ने 11 तारीख को प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया। मायावती की पार्टी ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव को दूर से बैठकर देख रही है, लेकिन योगी और अखिलेश की लड़ाई में आज मायावती भी कूद पड़ी। बीएसपी सुप्रीमो ने एक के बाद एक 3 ट्वीट दागे। मायावती ने धन बल और पुलिस बल का इस्तेमाल करने के लिए भी बीजेपी को घेरा, तो सपा के हल्ला बोल को भी फर्जी करार दिया। मायावती की माने तो ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच फिक्सिंग हो चुकी है। बीएसपी के नेता जब ट्विटर पर यह सब लिख रही थी, ठीक उसी वक्त योगी क्या कर रहे थे जानते हैं आप? योगी लखनऊ के अंबेडकर स्मारक पार्क में मायावती की मूर्तियां चमका रहे थे। योगी के ऑर्डर पर लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश अंबेडकर स्मारक पहुंचे और वहां लगी 42 महापुरुषों की मूर्तियों को साफ कराया। लखनऊ के इस पार्क में 42 दलित महापुरुषों की मूर्तियां लगी हैं, जिनमें अंबेडकर और कांशीराम के साथ मायावती की मूर्ति भी शामिल है। ये दलित समुदाय के आइकन्स हैं। ये पार्क मायावती ने अपने राज में बनवाया था। 2012 से 2017 तक समाजवादी पार्टी की सरकार रही तो ये पार्क लंबे समय तक बंद रहा। 2018 में योगी ने पहली बार इसकी साफ सफाई कराई थी और अब योगी के ऑर्डर पर ही इन मूर्तियों को दोबारा चमकाया गया है। लखनऊ में अंबेडकर पार्क की साफ सफाई योगी ने क्या दलित वोटों के लिए कराई? यूपी के दलित वोटों का पूरा समीकरण आपको बताएंगे। उससे पहले ये देख लीजिए कि साफ सफाई के बाद अंबेडकर स्मारक पार्क कैसा दिखता है। लखनऊ में इंडिया टीवी की ब्यूरो चीफ रुचि कुमार ने अंबेडकर स्मारक पार्क जाकर लेटेस्ट तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और ये रिपोर्ट भेजी। लखनऊ के अंबेडकर पार्क और काशीराम स्मारक पहुंचे। यहाँ देखा कि इन स्मारकों का क्या हाल है। कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के आदेश के बाद डीएम इन स्मारकों को देखने आए थे। अब इसके पीछे सियासत क्या है वो आपको समझाते हैं। वैसे तो जो महापुरुष होते हैं वो सबके होते हैं, लेकिन हमारे देश में अलग अलग पार्टियों के महापुरुष हैं। कुछ कांग्रेस के हैं, कुछ बीजेपी के हैं, कुछ समाजवादी पार्टी के हैं, तो कुछ बीएसपी के हैं। अब बीएसपी मायावती के महापुरुष डॉक्टर अंबेडकर पर बीजेपी की नजर है। अभी पिछले महीने ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अंबेडकर स्मारक बनाने का ऐलान किया और कहा कि वहां 25 फुट ऊंची डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति लगाई जाएगी। यानी कि जो अंबेडकर के फॉलोअर्स आएंगे लखनऊ, वो मायावती के बनाए इन स्मारकों में भी आएंगे
और मुख्यमंत्री योगी के बनाए स्मारक में भी जाएंगे। वैसे जब मायावती उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उन्होंने यहाँ स्मारक बनाए, बड़े बड़े मूर्तियां लगाई। उस समय ये स्मारक बिल्कुल चमकते थे, यहाँ कहीं आपको धूल नहीं दिखाई देती। लेकिन मायावती की सरकार जाने के बाद यहाँ जगह जगह गेट्स टूट गए, जो खूबसूरत सैंडस्टोन्स हैं वो यहाँ पे गिर गए। लेकिन अब चुनाव आया है तो योगी सरकार ने इन स्मारकों की सुध ली है और ये कहा जा रहा है कि ये स्मारकों की अब सरकार सफाई कराएगी। वैसे 2018 में भी हमने देखा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने करीब 40 मूर्तियां यहाँ सफाई कराई थी, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर, काशीराम, मायावती की मूर्तियां थी। यूपी में करीब 21% दलित वोट हैं। इनमें से आधे यानी 10% से अधिक जाटो वोट हैं। मायावती खुद जाटो समुदाय से आती हैं। जाटो समुदाय मायावती का कोर वोट बैंक है। हालांकि मायावती पूरे 21% दलित वोट को अपना वोट बताती हैं। यूपी के 19% मुसलमान वोट के साथ दलित वोट मिलाकर मायावती का कॉम्बिनेशन बनता है। मायावती को लगता है कि यह कॉम्बिनेशन बरकरार है, लेकिन हकीकत अलग है। मायावती का दावा भले ही 21% दलित वोट बैंक पर हो, लेकिन दलित समुदाय के लिए सुरक्षित सीटों पर बीएसपी का परफॉर्मेंस बिगड़ता जा रहा है और इन सीटों पर बीजेपी का परफॉर्मेंस सुधरता जा रहा है। 2007 में यूपी विधानसभा में 89 सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित थीं। उन पर चुनाव हुए, बीएसपी ने इनमें से 63 जीती और बीजेपी को सिर्फ 7 सीटें मिली थी। 2017 में यूपी विधानसभा की 86 सीटें दलित समुदाय के लिए सुरक्षित थी। बीएसपी उनमें से सिर्फ 2 सुरक्षित सीट जीत पाई, जबकि बीजेपी ने 68 सीटें जीत ली। दलित वोटों का यह हिसाब किताब मायावती को भी मालूम है और बीजेपी को भी। यूपी के बड़े चुनाव से पहले दलित समुदाय को अपने साथ मजबूती से जोड़ने के लिए योगी ने दलित आइकॉन्स की मूर्तियां चमकाई। ये तब हुआ जबकि अभी पिछले हफ्ते ही लखनऊ के ऐशबाग में नया अंबेडकर सांस्कृतिक केंद्र खोलने का ऐलान हुआ है। आइकॉन की एक अलग लड़ाई में असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे हुए हैं। भड़काऊ भाईजान ने यूपी में भी अपने लिए एक आइकॉन ढूंढा है। बहराइच में ओवैसी सैयद सालार मसूद गाजी की मजार पर गए, जहां उन्होंने चादर चढ़ाई, सजदा किया। भारी भीड़ के बीच ओवैसी मजार से बाहर आए तो प्योर पॉलिटिकल बात की। वो गाजी के अनुयायी, हम सुहेल देव के अनुयायी हैं। ये क्या नाम है, चौधरी चरण सिंह के अनुयायी हैं। ये जो है अपने वंशज के अनुयायी हैं। सब अलग अलग हैं। भारतीय जनता पार्टी को पीड़ा क्यों हो रही है, हम ये नहीं समझ पा रहे हैं। इनको पीड़ा क्यों हो रही है? ओम प्रकाश राजभर ओवैसी के मिलने से इनको पीड़ा क्यों हो रही है? ये आज के 10 साल पहले इनको गाजी याद क्यों नहीं आते थे? सुहेल देव क्यों नहीं याद आते थे? आज क्यों याद आ रहे हैं? जिस बहराइच में ओवैसी सैयद सालार गाजी की मजार गए, उसी बहराइच में राजा सुहेल देव का भी स्मारक है। लेकिन ओवैसी वहां नहीं गए। अब इसका हिस्टोरिकल और पॉलिटिकल मतलब समझिए। राजा सुहेल देव की पहचान हिंदू नायक के तौर पर है। उन्होंने ही महमूद गजनवी के भांजे सैयद सालार मसूद गाजी को हराया था। कहते हैं कि यह युद्ध 5 दिनों तक चला था। राजभर समाज सुहेल देव को अपना सबसे बड़ा आइकॉन मानता है। ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का नाम भी उन्हीं राजा सुहेल देव के नाम पर है। यूपी ने ओवैसी ने ओपी राजभर की पार्टी के साथ गठबंधन किया है। अब सवाल यह है कि क्या गाजी के सम्मान के चक्कर में ओवैसी ने राजभर समाज का अपमान कर दिया? कम से कम बीजेपी तो यही आरोप लगा रही है। सैयद सालार गाजी की मजार पर जाकर जो एक आक्रांता देश पर हमला बोलने का, जिसके ऊपर गुनाह, जिसने गुनाह किया, देश की हजारों मां बहनों, हमारे धर्म को पर हमला बोलने का जिसके ऊपर आरोप रहा हो, ऐसे सैयद सालार मसूद की मजार पर जाकर उसको सम्मानित करने का काम ओवैसी और ओम प्रकाश राजभर जैसे लोगों ने किया है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।